दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। 2024 का गेम सेट होने लगा है। पहले पटना और अब बेंगलुरु में विपक्ष की महाबैठक बीजेपी के चाणक्य को परेशान कर रही है। 26 दलों ने खाई है कसम कि 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकना है। लेकिन ये कसम विपक्ष पूरी कैसे करेगा? क्या है 2024 की लड़ाई की बारीकियां? आपको आज तफसील से समझाने के लिए मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ मौजूद हैं दो पत्रकार, अमिताभ तिवारी और अभिषेक कुमार। दोस्तों, ये दोनों पत्रकार आज मेरे साथ आपको बताएंगे कि विपक्ष की बेंगलुरु में होने वाली इस महाबैठक से बीजेपी के लिए कौन सी मुश्किलों वाली खबरें निकल कर आने वाली हैं और कैसे विपक्ष अपनी ये जो मोदी को हराने की कसम है, सौगंध है, इसे पूरा करने वाला है। तो 26 विपक्षी दलों का ये गठबंधन या फिर कह ले कि महा विपक्षी दलों की बैठक किस तरह से 2024 की रूपरेखा तय करेगा विपक्षी पार्टियों के लिए भी और एनडीए के लिए भी। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ अमिताभ तिवारी जुड़े हुए हैं। राजनीतिक रणनीतिकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कई सरकारें अपने सामने बनती और जाती देखी है आपने। अमिताभ जी, किस तरह से देखते हैं आप इस महाबैठक को? पहले बिहार, उसके बाद अब बेंगलुरु में। देखिए, ये बैठक तो जरूर विपक्ष के हिसाब से सराहनीय है, क्योंकि काफी डिफरेंसेस के बावजूद जो है वो 24 या 26 दल जो है वो आज दूसरी बैठक कर रहे हैं। तो जो इस पड़ाव तक भी पहुंच गए हैं, इसके लिए भी कई लोगों के मन में जरूर मंशा थी कि शायद इतने डिफरेंसेस और जो रीजनल लीडर्स हैं, इतने बड़े बड़े ईगो हैं जिन लीडर्स के, यहाँ तक भी ये बात पहुंचेगी कि नहीं। तो उस हिसाब से तो काफी अच्छी प्रगति है, मैं कहूँगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि अब बीजेपी भी एनडीए 3, मैं इसको कहूँगा एनडीए 3.2 एक गठन करने की तैयारी में जुट रही है। क्योंकि देखिए, चुनाव जो होता है वो नैरेटिव्स का खेल है और ऑप्टिक्स का खेल है। कहीं ना कहीं यह मैसेज जा रहा था कि जहां विपक्ष 2024 की तैयारी कर चुका है या कर रहा है, वहीं भाजपा अभी तक उसकी तैयारी शुरू नहीं कर रही है। इसलिए भाजपा को भी इसके लिए एक्शन मोड में आना पड़ा। और 3 महत्वपूर्ण जो अलाइज भाजपा के निकल चुके थे पिछले 5 साल में, शिवसेना, जेडीयू और अकाली दल, तो उससे भी कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि एनडीए जो है वो कमजोर हुई है, भले बीजेपी जिस पोजीशन में भी हो। तो इसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी की भी मीटिंग जल्द होने वाली है और वो भी 24 या 26 या 30 दलों की बातें कर रहे हैं। क्योंकि नंबर जो होता है वो साइकोलॉजिकली बहुत मैटर करता है। और भले ही सीटों के मामले में ये 26 दल जो हैं, मुझे लगता है 115 या 120-25 सीटें होंगी, जबकि एनडीए की 315 या 320 सीटें होंगी, जो भी दल हैं। लेकिन नंबर भी साइकोलॉजिकली पब्लिक के दिमाग में बहुत मैटर करता है। तो उस हिसाब से शुरुआत अच्छी है। अब ये 1977 या 1989 के फॉर्म में भी जाती है कि नहीं, अभी ये कहना मुश्किल है। बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी मुझे लगता है कि हमें 1989 और 77 की जो बातें करते हैं, ये बहुत मतलब आज का वक्त, आज का दौर, आज का चुनाव, आज का वोटर बिल्कुल अलग है। तो इस हिसाब से क्या आपको लगता है कि हम केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अर्थमेटिक्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं? और इसी को आगे बढ़ाने के लिए अभिषेक कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। 4 PM में आप अभिषेक का रोज शो देखते हैं। अभिषेक, हम अमिताभ तिवारी से बात ही कर रहे थे, राजनीतिक रणनीतिकार, वो बता रहे थे कि एक अच्छी शुरुआत है ये बैठक, लेकिन बस एक गुड फील गुड फैक्टर से आगे क्या ये जमीन पर उतर पाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सहमति बन जाए, तो फिर वो सहमति कार्यकर्ता के बीच पंजाब में और दिल्ली में कैसे जाएगी? तो ये एक साथ बैठना आना, ये जमीन पर केमिस्ट्री और लॉजिक के साथ मतलब कार्यकर्ताओं तक, वोटर तक कैसे पहुंचाएगा विपक्ष? देखिए कुमकुम, चुनाव 2 तरह के होते हैं। लोकसभा चुनाव की ही हम बात कर रहे हैं। तो एक चुनाव होता है राष्ट्रीय चरित्र का चुनाव, एक इलेक्शन का नेशनल कैरेक्टर होता है, और दूसरा होता है एक आम तौर पर जो चुनाव अमूमन होते हैं। हालिया दिनों में देखें, पिछले 30-35 सालों में तो 2 चुनाव ऐसे रहे जिनका एक नेशनल कैरेक्टर था, 1989 और 2014, जिसमें एक व्यक्ति मुद्दा हो गया, एक नैरेटिव भी वही, नेता भी वही, सब कुछ इस तरह की चीजें थी कि उसके इर्द गिर्द वोट पड़ रहा था। 2019 की जो परिस्थितियां थी वो वैसी नहीं थी। 2019 की परिस्थितियों में विकल्पहीनता, एक तरह से गोदी मीडिया कहे या लोगों के दिमाग में भी कहे कि विकल्पहीनता जैसी स्थिति थी कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। लोगों ने नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस बार का जो चुनाव है,
ये चुनाव आपको दिखेगा 1991, 96, 98, 99, 4 और 9 की तरह। इसका कोई नेशनल कैरेक्टर नहीं है। इसलिए नेशनल कैरेक्टर नहीं है कि आप महाराष्ट्र में जाएं तो नरेंद्र मोदी मुद्दा नहीं है, वहां गुजरात लॉबी मुद्दा हो गई है। आप बिहार में जाएं, वहां नरेंद्र मोदी अब इस चुनाव में मुद्दा नहीं है। वो एक फैक्टर है, लेकिन बहुत प्रभावी फैक्टर नहीं है। मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और यूं कहे कि नरेंद्र मोदी फैक्टर पूरी तरह से कहीं दिखाई देगा उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम। और इसके अलावा जो बाकी राज्य है जहां भाजपा मजबूत है, मसलन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 50% से ज्यादा, 50% भी मैंने ज्यादा कह दिया, मोदी फैक्टर उससे ज्यादा दिखाई नहीं देगा। यानी अब कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी मौजूदा दौर में सबसे बड़े नेता तो है, सबसे बड़े ब्रांड तो है, लेकिन दूसरे ब्रांड से भी उन्हें चुनौती मिल रही है। अमिताभ जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अभिषेक की बात से? क्योंकि जब चुनाव ही पूरा हमारा प्रेसिडेंशियल टाइप हो गया, होना तो नहीं चाहिए, हम तो सांसद चुनते हैं, सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं, लेकिन हो गया है। ऐसे वक्त में जब ललकारते हुए मोदी जी कह रहे हो कि एक अकेला सब पर भारी हो गया, क्या वाकई में मोदी फैक्टर ही नहीं है, मोदी मुद्दा ही नहीं है? देखिए 2019 का अगर चुनाव की बात करेंगे तो 37% लोग जो हैं एक्सेस इंडिया टुडे सर्वे के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे वोट करते हैं। और उस समय हमें मालूम है प्राइम मिनिस्टर का चेहरा तो विपक्ष की तरफ से ऑफिशियली राहुल गांधी थे नहीं, तो ऑफिशियली कोई ऐसा कैंडिडेट था नहीं। तो एक तरह से इन 37% वोटर्स में जरूर मोदी जी को एक आप जिसको कहते हैं फ्री फील्ड सॉर्ट ऑफ मिल गया था, जिसकी वजह से भी वो एक रिजल्ट आया। जब हम मोदी फैक्टर की बात करते हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि एनडीए को 27.5 करोड़ वोट मिले थे 2019 में और यूपीए को मिले थे 16.5 करोड़ वोट, यानी 11 करोड़ वोटों से एनडीए की लीड थी। मेरे रिसर्च और कैलकुलेशन जो कि सीएसडीएस और एक्सिस माई इंडिया का जो डेटा है उससे डिराइव्ड है, इसमें से 8.5 करोड़ वोट मोदी फैक्टर है, क्योंकि 1/3 बीजेपी वोटर ने सर्वेज में ये कहा था कि हम बीजेपी को वोट नहीं करते अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं होते, और बीजेपी के अलाइज को भी मे बी 25% वोटर्स का ऐसा मन था। तो 8.5 करोड़ जो है वो मोदी फैक्टर वोट है। मैं अभिषेक जी की इस बात से इस बात से सहमति जताता हूं कि एक बहुत बड़ा नंबर था। अब ये पॉपुलैरिटी कमजोर हुई है कि नहीं, अब ये तो एक पोस्टमार्टम एनालिसिस ही है। जब चुनाव होगा तब हमें पता चलेगा कि अल्टीमेटली 2024 में मोदी फैक्टर जो है, जो हम राज्य चुनाव में देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, क्या ये एक नेशनल इलेक्शन में फिर से मोदी फैक्टर उसी तरह से काम करेगा? और दूसरी बात जो विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि क्या हम एक चेहरे को आगे करें, क्योंकि 8.5 करोड़ वोट बनाम कुछ आपको एक चेहरा चाहिए, उस वोट को कैप्चर करने के लिए 37% लोग आखिर चेहरा ढूंढ रहे हैं, या जो अभिषेक जी कह रहे हैं कि हम एक नेशनल इलेक्शन को लोकलाइज करने की कोशिश करें और सीट बाय सीट चुनाव लड़ने की कोशिश करें, जहां पे एक अरिथमेटिक भी है और एक केमिस्ट्री का भी सवाल उठता है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या एक राष्ट्रीय चुनाव आज की परिस्थिति में, आपने कहा आज बहुत वक्त बदल गया है, 1991, 96, 98, 99 की बात नहीं है, क्या एक राष्ट्रीय चुनाव लोकलाइज हो सकता है? तो ये दो बहुत बड़े सवाल हैं आज विपक्ष के। कैसे होगा अभिषेक, आप बताते हैं कि होगा राष्ट्रीय चुनाव लोकलाइज, तो कैसे होगा? इसको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। चूंकि उस वक्त हम लोग स्टूडेंट थे, फर्स्ट पार्ट में पढ़ते थे, तो इस ढंग से सोचने की कैपेबिलिटी नहीं थी, और अमिताभ तिवारी ज़्यादा बेहतर समझेंगे। फील गुड और इंडिया साइनिंग का दौर था, और फील गुड इंडिया साइनिंग के दौर में मेरी कंस्टिट्यूएंसी में जो लड़ाई थी वो जनरल कैटेगरी के दो समुदायों के बीच थी। चुनावी लड़ाई अचानक से बन गई, लालू यादव ने एक बड़ा प्रयोग किया और वो लड़ाई बन गई। और जिस कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर टीवी चैनलों के माइक पर बोलते थे, जैसे ही कैनोपी दिख गई टीवी चैनलों के लोग आ गए कि नहीं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनने चाहिए, लेकिन माइक हटा दीजिए तो लोग कहते थे नहीं, प्रधानमंत्री तो वाजपेयी जी बनेंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि इस सीट पर हमारी बिरादरी का व्यक्ति सांसद हो जाए? और ये पूरे बिहार में हुआ। तकरीबन आधे दर्जन या 1 दर्जन सीटें लालू यादव ने अपर कास्ट के लोगों को दे करके पूरा ताना बाना बिखेर दिया था। मुलायम सिंह यादव सत्ता में थे, उन्होंने भी तकरीबन 40 के करीब सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल कर ली थी। आज बीजेपी के पास 2004 की तुलना में सिर्फ एक एडवांटेज है, वो है उत्तर प्रदेश की सत्ता, और कोई एडवांटेज नहीं है। 4 में उनके पास क्या था? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की सत्ता और एक तरफा लोकसभा की जीत।
गुजरात में एक तरफा जीत, ठीक है, आज की तरह 26-0 नहीं था, लेकिन 20-21 तो आ ही जा रहे थे। आज छत्तीसगढ़ गया है तो बीजेपी के पास क्या आया है, असम आ गया है। कर्नाटक में बीजेपी को उस समय अच्छी खासी सीटें मिली थी, आज वो स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता, अगर 2-3 सीटें आ जाएं तो अलग बात है। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी को छोड़कर कोई ये दावे के साथ कहने की स्थिति में नहीं है कि दूसरी सीट पर कौन सी होगी जो भाजपा जीत के आ रही है, क्योंकि वहां सेंटिमेंट एकदम अलग है। 1960 में महाराष्ट्र के विभाजन के समय, मुंबई प्रांत के विभाजन के समय कि मुंबई को गुजरात में शामिल कर दिया जाए, इस फियर को लेकर जो 125 लोग मरे थे, उस जख्म को फिर से बहुत ही सावधानी से सिंपैथी फैक्टर जो शिवसेना एनसीपी का है उसने हरा कर दिया। तो नरेंद्र मोदी का कहीं अगर विलेन है, मोदी फैक्टर विलेन है तो महाराष्ट्र में, और मोदी फैक्टर अगर ब्लर हो रहा है तो बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में, हिमाचल जैसे राज्यों में। हिमाचल में स्थिति है कि मोदी आएंगे तो अडानी भी आएंगे, अडानी आएंगे तो 18 रुपए किलो सेब बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जो मोदी फैक्टर के बावजूद। लेकिन एक और बड़ी चीज में मैं जोड़ दूं, संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी आइडेंटिटी जो उनको अटल बिहारी वाजपेयी से अलग करती थी, 182 सीटों वाले वाजपेयी को 282 सीट तक लेके गए मोदी, वो थी मोदी की मंडल आइडेंटिटी। मंडल और कमंडल को, यानी पिछड़ावाद को कमंडल की, यानी चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में लपेटकर पेश करने की एक कामयाब कवायद, जो कवायद कभी क्षेत्रीय स्तर पर उमा भारती के नेतृत्व में हुई, कभी कल्याण सिंह के नेतृत्व में हुई, राष्ट्रीय स्तर पर वही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रयोग हुआ। लेकिन अब उसमें कास्ट सेंसस भी आ गया। अब ये लोग ओबीसी में घुसे, ठीक ठाक घुस गए, तो अपर कास्ट का कास्ट कॉन्ट्राडिक्शंस भी योगी आदित्यनाथ के चुनाव सत्ता में रहते आ गया। और अब कई चुनावी हार के बाद सपा ने भी देख लिया कि नहीं, अब तो यहाँ ठाकुर के खिलाफ ब्राह्मण और ब्राह्मण के खिलाफ ठाकुर कैंडिडेट देकर कई सारी सीटें फंसाई जा सकती है। ये सब दिखने लगा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जहां नरेंद्र मोदी, वो सारे वोटर, मैं अब भी कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे वोटर होंगे जो आप माइक लेकर के जाएंगे, आप पूछेंगे कि प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए, तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप माइक हटाएंगे वो बोलेंगे ठीक है मोदी जी तो बन रहे हैं, लेकिन सांसद भी तो हमारा होना चाहिए। ये लेकिन फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है जी अमिताभ जी। लेकिन एक चीज और बदली है, राज्यों के चुनाव और देश के चुनाव में बड़ी हैरानी की बात है कि 2019 में देश का चुनाव भी उसी वक्त हुआ जब उड़ीसा का चुनाव हुआ। उड़ीसा में आप देखिए, एक तरफ पूरे देश में प्रचंड लहर चल रही है और उड़ीसा में सरकार नवीन पटनायक ने बना दी। ये बात सही है, इसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब जो वोटर है वो इतना समझदार और होशियार है, वो जानता है कि वो मुख्यमंत्री को चुन रहा है, कि वो प्रधानमंत्री को चुन रहा है, वो विधायक चुन रहा है, कि वो सांसद चुन रहा है। और दूसरी चीज जो बदली है वो है मीडिया, जो अब आप इसे गोदी मीडिया कह लें, आप इसे मोदी मीडिया कह लें, ये एक सच्चाई है कि जो काम बीजेपी या आईटी सेल नहीं कर पाती वो एंकर्स कर देते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। हम तो पब्लिक ओपिनियन लेने फील्ड में जाते हैं तो हैरानी होती है कि एक बीजेपी प्रवक्ता की तरह एक आम वोटर बात करता है, उसको वाकई में फर्क नहीं पड़ता कि 200 रुपए किलो टमाटर है, उसके मुद्दा ही नहीं है, उसके लिए मुद्दा ये कि डंका बज रहा है दुनिया में। तो ये जो एक चीज है, ये सच्चाई हमें एक्सेप्ट करनी होगी है। ये मोदी की ताकत है, आप इसको कैसे भी डिस्क्राइब करें, लेकिन ये मोदी ने अपना आभा मंडल जो क्रिएट किया है, ऑरा, मोदी इज ऑरा। तो ऐसे में कैसे विपक्ष एक बिना चेहरे के सिर्फ मुद्दों पर लड़ना आज के माहौल में, जब मीडिया भी आपके साथ नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो फिर कैसे? देखिए, मुद्दों को हमारी पॉलिटिक्स और राजनीति और डिबेट्स में बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। मुझे लगता है सिर्फ मुद्दों के आधार पर वोटिंग होती नहीं है। वोटिंग जो है बहुत ही इमोशनल डिसीजन होता है। मुझे लगता है ज्यादातर वो या तो आशा या आक्रोश का फैसला होता है, होप या एंगर। तो ये डिपेंड करता है कि अगले 10 महीने में किस तरह से मोदी सरकार की परफॉर्मेंस होती है। और फिर मैं उस पर वापस आऊंगा कि पॉपुलैरिटी जो है वो अभी तक सर्वेज वगैरह में इंटैक्ट है। तो कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी कम हो जाए तो ऑटोमेटिक ये 8.5 करोड़ वोटर जो आपके नाम पे पड़े हैं उस पर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। दूसरी बात आपने पूछी कि विपक्ष कैसे इसको हैंडल करे। तो आज भी देखिए, अगर फोकस बहुत ज्यादा है तो देखिए ऑप्टिक्स का मामला है। 25-26 पार्टीज आज हैं अपोजिशन मीटिंग में, बट 13 पार्टी तो ऑलरेडी यूपीए का हिस्सा है ना, ऑलरेडी यूपीए का हिस्सा है। 5 दल हैं कम्युनिस्ट पार्टीज जो ऑलरेडी तमिलनाडु, बिहार, त्रिपुरा, बंगाल में कांग्रेस के साथ हैं, 18 हो गई। 2 पार्टी गुपकर अलायंस हैं, ये 20 हो गई। बच गई 5-6 पार्टीज ही हैं जो एक्स्ट्रा एडिशनली आ रही हैं। तो एक और जरूर है कि एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, लेकिन ऑलरेडी अलायंस जो है वो महाराष्ट्र और बिहार में तो अलायंस ऑलरेडी है ना, कोई नई बात इसमें नहीं हो रही। झारखंड में भी अलायंस ऑलरेडी है, ठीक है।
और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में किसी अलायंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस और भाजपा की टक्कर होती है। 100 सीटों पे अलायंस हो ही नहीं सकता है, जो कि आज भी दल गए नहीं हैं। आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, केरला, ठीक है, पंजाब को भी मैं उसमें गिनता हूं, भले ही आम आदमी पार्टी आज गई हो, क्योंकि अलायंस जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी के साथ नहीं हो सकता किसी भी राज्य में। अलायंस होता है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 3 पार्टीज के साथ। तो दिल्ली में आम आदमी और कांग्रेस का अलायंस हो सकता है, वो नंबर 2, नंबर 3 है। नंबर 1, नंबर 2 में कभी अलायंस नहीं होता। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का अलायंस केरला में इसलिए नहीं होता है, लेकिन बंगाल में हो जाता है, त्रिपुरा में हो जाता है। तो फोकस जो है विपक्ष का वो होना चाहिए कि उनका ऑल्टरनेटिव विजन क्या है, वो इन मुद्दों को कैसे सॉल्व करेंगे। और मुझे आज तक किसी भी विपक्षी दल से, या हम टीवी देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं, चैनल्स देखते हैं, ये देखने को नहीं मिल रहा है गरीबी मुद्दा है, इन्फ्लेशन मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है ये मुद्दे 1950 में भी थे, हर चुनाव में यही मुद्दे होते हैं। विपक्ष इसको कैसे सॉल्व करेगा, ये आज तक विपक्ष ने हमारे सामने रखा नहीं है, और कैसे क्रेडिबली उसको सॉल्व करेगा, क्योंकि सामने से सवाल वो भी आएगा कि भाई आपने 70 सालों या 55 सालों में जब आप सरकार में थे तो आप इसको शायद इतनी अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए। क्योंकि जैसा आपने कहा कि आप जाते हैं, कहते हैं लोगों को कि भाई 200 रुपए टमाटर है, लोग कह रहे भैया फ्रांस में हमारी सेना डंका बजा रही है और आप 200 रुपए की बात कर रहे हैं। अरे क्यों? क्योंकि 3 स्ट्रेटेजी है वोटर को के साथ कम्युनिकेट करने की। एक है एंगेजमेंट, एक है न्यूट्रलाइजेशन, और एक है डिफ्लेक्शन। तो हम जानते हैं कि आज की जो एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, डिफ्लेक्शन में माहिर है, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस। उन्होंने पिछले 8, 9, 10 साल में एक पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर पैरेलल टू मीडिया, आप तो गोडी मीडिया की बात करें तो पैरेलल टू मीडिया की जरूरत नहीं है उन्हें एक्चुअली, क्योंकि ये व्हाट्सएप नेटवर्क्स और फेसबुक और सोशल मीडिया का जो यूज उन्होंने किया है, हाँ, अब धीरे धीरे पार्टीज उससे कैचअप कर रही हैं, लेकिन उसको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा है। तो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं लोग इश्यूज से। कहीं ना कहीं युवा जो है, आज इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है भारत में, लेकिन युवाओं का आंदोलन, किसान आंदोलन के तर्ज पे आज भी भारत में किसी राज्य में नहीं हो रहा है। भारत लेवल पे तो हम छोड़ दें, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो न्यूट्रलाइज्ड है, कहीं ना कहीं डिफ्लेक्टेड है ना, किसी और मुद्दे पे, नेशनलिज्म पे या किसी और बात पे। और एंगेजमेंट, तो विपक्ष को एंगेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप विपक्ष पे, आपको वोटर के साथ एंगेज करके उसकी समस्याएं हैं ये, पहले तो ये अभी एहसास दिलाने की जरूरत है। अभी तो समस्याओं से ही वो हिला हुआ है, सॉर्ट ऑफ डिरेल्ड है, करेक्ट। प्लस आपके सॉल्यूशंस क्या है? आज हम जब 5 गारंटीज की बात कर रहे हैं, आज भी 5 गारंटीज जो कांग्रेस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, वो किसी न किसी मुद्दे को सॉल्व कर, लेकिन कम्युनिकेशन ढीली है। कांग्रेस ये कहती है कि भाई देखो, टॉप 5 मुद्दे क्या हैं? गरीबी, देखो मैं 500 रुपए दूंगा सिलेंडर के, जिससे गरीबी कम हो। इशू क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, मैं 1500 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दूंगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चुनाव में, और इश्यूज और सॉल्यूशंस जो आज हैं कहीं कहीं उतने कंक्रीटली पब्लिक के सामने अवेलेबल नहीं है, उसको क्लियरली दिखा नहीं पा रही है पब्लिक। और मिनिमम प्रोग्राम और मैनिफेस्टो पे काम करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा आपने कहा 1977, 1989 ट्रैक रिकॉर्ड्स जो हैं इन गवर्नमेंट्स के, जहां भी कांग्रेस फलक्रम नहीं रही है, कोई भी नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर 11 महीने भी सरकार में नहीं टिका, सिर्फ मोरारजी देसाई जी को छोड़ करके। तो हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, बट इट डज राइट, करेक्ट। हाँ, अभिषेक बोलिए। 2 चीजें, चूंकि अमिताभ जी ने काफी महत्वपूर्ण बातें कही, तो अपनी एनालिसिस जो है मेरी, उसको रखने के पहले मैं 2 छोटी छोटी चीजें कहना चाहूंगा कि स्टेबिलिटी और स्टेटस को में अंतर होता है। 1989 से 2014 के बीच का जो 25 साल भारत का था, वो कोalition एरा था, गठबंधन एरा, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट चाहे 52 से 89 के 37 साल में, या 14 से 22 के 23 के 9 सालों में, इन 46 सालों में उतनी नहीं रही है एक दलीय व्यवस्था में, सिंगल पार्टी रूल में, जो 89 टू 2014 रही है, 25 सालों में गठबंधन के दौर में। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारे मुद्दे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, छोटे छोटे तरीके वो आपको बताया था फैक्ट्स, जो मुझे लग रहा है। देखिए, 5 राज्य
अलायंस छोड़ दीजिए, एक तो बड़ी बात यह है कि भाजपा के पास आज मजबूत अलायंस नहीं है, सारे हैंडीकैप्ड अलायंस है, ये सब परजीवी अलायंस है जो भाजपा के बूते अपनी सीट जीतने आए। तो 5 राज्य आप देखिए, 92 सीटें अकेले बीजेपी की है, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इसमें जेडीयू और शिवसेना को मैं काउंट नहीं कर रहा, सिर्फ कमल छाप पे जीतने वाले लोग। इस 92 में 18 से 27 के बीच सिमटने के हालात हैं इन 5 राज्यों को मिलाकर बीजेपी को। 65 से 70-72 सीटों का नुकसान इन 5 राज्यों में है। अब आइए आप मध्य प्रदेश, राजस्थान इन 2 राज्यों में या गुजरात, सरकार किसी की भी बन जाए, लेकिन अभी जो लोकसभा में हालात है, लोकसभा में ज्यादा सीटें भाजपा को ही मिलेंगी। आप लिख करके ले लीजिए इस बात को। हो सकता है कि 80 में 79 इन तीनों राज्यों में बीजेपी के पास है, 79 आउट ऑफ 80। हो सकता है 15 सीटें कांग्रेस ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगी कांग्रेस 50 ले जाएगी, सरकार बना लेगी, राजस्थान में तो 25 में 20 ले जाएगी, ये नहीं होना है। बीजेपी की सीटें वो 15-20 कम कर देंगे, मान लेंगे इन तीनों राज्यों को मिला के, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 12 कर दे, 15 कर दे, 20 कर दे, अलग बात है। हरियाणा में बड़ा नुकसान है। दिल्ली में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ जीएसटी से प्रभावित छोटे व्यापारियों का स्टेट भी दिल्ली है, तो दिल्ली में लोगों के अपने मुद्दे इस बार लोकसभा में हावी रहेंगे। चंडीगढ़ की सीट कमोबेश हार चुके हैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है। तो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि आम आदमी के मुद्दे और खासकर ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, ऑपोजिशन ने इसके साथ लो डेंसिटी पॉपुलेशन वाले जो स्टेट है ना, यूपी बिहार की बात छोड़ दीजिए, जहां 10,000 की आबादी के बीच एक स्कूल है, तो वहां 10 मास्टर साहब और 5 डॉक्टर और 20 नर्स और कंपाउंडर है सरकारी, वो वोटों को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन आप सोचिए मध्य प्रदेश में 200-250 डेंसिटी है, अमिताभ तिवारी जी मेरी बात से हो सकता है इत्तेफाक ना रखें, 200-250 डेंसिटी है, जहां आपको 1000 की भी पॉपुलेशन है, वहां एक स्कूल है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है। यानी पॉपुलेशन के अनुपात में कम डेंसिटी वाले राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है। चलिए छोटा सा एक बस जाते जाते कमेंट लेते हैं। अमिताभ जी, जो ये विपक्ष का एकजुट होना है, लामबंद होना है और बीजेपी की तमाम मजबूतियों और कमजोरियों के साथ इस समय आज के हालात में अगर चुनाव हो जाए तो आप कहाँ देखते हैं देश के चुनाव को? देखिए, आज की डेट में अगर चुनाव होंगे तो बीजेपी को जरूर एज है। प्रॉब्लम क्या है, हम सब लोग एक ऐसे इवेंट का आउटकम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं जो आज से 10 महीने बाद होने वाला है, और 10 महीने चुनाव में बहुत बड़ा समय होता है। 12 से 15% लोग ऑन द डे ऑफ वोटिंग डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम और आप इस लाइन में, इसका मतलब थोड़ी बाकी लोग अपनी रोटी और दाल की चिंता कर रहे हैं। 12 से 15% लोग 2 से 3 दिन पहले डिसाइड करते हैं, यानी 25 से 30% लोग जो कि एक्चुअली किंग मेकर हैं चुनाव के, वो लास्ट 2 या 3 दिन में डिसाइड करते हैं सीएसडीएस सर्वे के अनुसार। तो ये वोटर कहाँ जाए, इसीलिए चुनाव में माहौल का बहुत बड़ा डिस्कशन होता है। माहौल किसका है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, और चुनाव कैसा फंसा हुआ है। मैं आपको खाली एक आंकड़ा दे देता हूँ, 303 सीटों पर बीजेपी जीती है। अगर 5% स्विंग हो जाए वोट, यानी 5% वोट बीजेपी का कम हो जाए, और ये 5% अगर हम रनर अप में ऐड कर दें, जो भी रनर अप रहा हो, क्योंकि नॉन बीजेपी है वो पार्टी, तो बीजेपी के 223 हो जाती है, 303 से 80 सीटों का नुकसान हो जाता है 5% के स्विंग में। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी आज की डेट में कमजोर है या कुछ है, लेकिन ये एक आपको बताता है कि इलेक्शन कितना क्लोज हो सकता है। दूसरी बात, जब भी हम बिहार या महाराष्ट्र की बातें करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं जहन में ये रहता है कि शिवसेना चली गई है और जेडीयू चला गया है, और हम बीजेपी के सीट्स के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। बट बीजेपी बिहार में सिर्फ 17 सीटें जीती है, तो उसको 17 ही मेंटेन करनी है। 39 वो अलायंस में जीती थी, राइट, अब उसको 17 जीतनी है। महाराष्ट्र में 24 या 25 सीटें ही जीती थी वो, उसको 41 नहीं जीतनी 303 लाने के लिए, करेक्ट। तो ये सारी बातें हैं, और इलेक्शन जो है वो क्लोज रहेगा, अभी देखते हैं क्या। चलिए अभिषेक जी, जल्दी से बताइए जाते जाते, आज चुनाव है तो क्या होगा? देखिए, आज अगर चुनाव हो और जो हालात बने हुए हैं आज, ये हालात यदि जब भी चुनाव हो, चाहे दिसंबर में हो या हीट वेव से डर के कि 10-12% वोटिंग गिर सकती है, जो गर्मी पड़ी है 2022 और 23 में, अप्रैल महीने से ही, अगर दिसंबर में हो जाए या फिर मई में ही हो मान लीजिए, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कैन नॉट गो बियॉन्ड 180-185, 180-85 से ऊपर जाती मुझे नहीं दिखती है। और कांग्रेस भी 90 से 105 के बीच मुझे दिख रही है। यानी 2004 के बाद ये पहला मौका मुझे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस प्लस बीजेपी लेस देन 300। ओके,
दोनों हमारे जो गेस्ट है दोनों का बिल्कुल जो विचार है इन मामलों में बिल्कुल अलग है, और यही अच्छी बात है डिस्कशन की। पत्रकारों के साथ बातचीत में हमारे दर्शकों को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, आप जुड़े हमारे साथ। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आप जुड़े हमारे साथ। आप देखते रहिए मेरा चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए, और थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू।